आप सभी को नमस्कार दोस्तों, आप सबका वेलकम है हमारे सीएससी गुरुकुल चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीएससी की साइड से हम लोग आपके लिए इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं और मतलब चल भी रहा है वो इनिशिएटिव जिसको हम बोल रहे हैं इकोनॉमी पीवाईक्यू सीरीज़। ठीक है, इस सीरीज़ में जो हम कवर कर रहे हैं 2011 से 2025 तक के पीवाईक्यू जो इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है, ये 15 ईयर्स के पीवाईक्यू आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक है, इसमें हम लॉजिकल प्लस कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं, लॉजिकल प्लस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं, है ना। और जो मेरी लास्ट मतलब 4 वीडियोज़ जो मैंने अपलोड कर दी हैं 2011 से 2015 तक 5 वीडियोज़, जिसने वो देखी हैं वो अच्छे से जान रहा होगा कि मैं किस टाइप से आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ और लॉजिकल गैसिंग भी बता रहा हूँ, है ना। तो चलिए, आज बारी है 2016 की। एक बात का ध्यान रखना, मेरी थोड़ी सी आज तबीयत डाउन है, गले में थोड़ा खराश है और कोल्ड हो रखा है ना। और आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ यदि कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ हमारे सीएससी गुरुकुल चैनल को लाइक करें, शेयर करें, है ना। ये इनिशिएटिव आप लोगों के लिए स्टार्ट किया गया है जिसमें हम अच्छे से अच्छा अपना एफर्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप मेरे साथ। देयर हैज़ बीन द परसिस्टेंट डेफिसिट आफ्टर ईयर विच बजट ईयर एक्शन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट रेड्यूस द डेफिसिट। ठीक है, कीवर्ड पकड़िए आप। पहले क्वेश्चन में बोला रेड्यूस द डेफिसिट, हमसे पूछा गया है कि भाई कौन कौन से गवर्नमेंट स्टेप लेगी डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो आप डेफिसिट का मतलब समझ रहे हो कि घाटा। ठीक है, आप घाटा कब कम करोगे? आप एक बात बताइए मुझे कि आपकी जो इनकम है वो आपकी इनकम है 100 रुपीज़। ठीक है, पर मंथ की मान के चलना कि आपकी इनकम 100 रुपीज़ है। ठीक है, आपके खर्चे बहुत सारे हैं, एक्सपेंडिचर आपके बहुत सारे हैं। ठीक है, मान लो लाइक आपका पेट्रोल आप डलवाते हो, 100 रुपये लीटर का पेट्रोल आप डलवा रहे हो। ठीक है, आप के मतलब और भी हैं, जैसे आप बोल सकते हो कि आपका जो राशन का खर्चा है वो हो गया। ठीक है, आपका ट्रैवलिंग का खर्चा है वो हो गया, आपका टैक्स जा रहा है वो हो गया, मतलब बहुत सारे खर्चे आपके हाथ में हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन जो आपके एक्स्ट्रा खर्चे हैं, लाइक आप मूवी देखने जाते हो हर वीक। ठीक है, हर वीक आप जा रहे हो, तो जो आप जा रहे हो भाई वहाँ भी आप एक्सपेंडिचर खर्च कर रहे हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यदि आपको अपना एक्सपेंडिचर कम करना है, मतलब आपको अपना डेफिसिट जो आपका घाटा है वो आपको कम करना है, ठीक है, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, तो आप क्या करोगे? जो फालतू के खर्चे वो बंद करोगे ना। सिंपल सी बात है, आपको ये सर। ठीक है, जहाँ आप हर वीक में मूवी देखने जा रहे थे, ठीक है, आप क्या करोगे? आप कहोगे नहीं सर हम नहीं जाएंगे, अब हम महीने में एक बार जाएंगे बस। पहले आप महीने में आप 4 बार जा रहे थे, लेकिन अब आप एक बार जाओगे, तो आपने ये कम कर दिया। ठीक है, अब आपने देखा भाई 100 रुपये लीटर का पेट्रोल है, लेकिन मेरे ऑफिस तक जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ तक जाने के लिए जो है 10 रुपये कौन ले रहा है? बस वाला लेता है। ठीक है, लेकिन मैं वहाँ तक जाने के लिए 1 लीटर पेट्रोल फूक देता हूँ 100 रुपये का। तो आप क्या करोगे? इसको कम करोगे, इस खर्चे को कम करके आप किस पे आओगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फॉलो करोगे। तो मतलब आपने क्या करा? आपने देखा कि भाई मुझे अपना जो मेरा जो घाटा हो रहा है उसको मुझे कम करना है, तो मुझे अपने खर्चे भी क्या करने होंगे? कम करने होंगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात? चलिए, ये तो बात होगी कि आप डेफिसिट को रिड्यूस कैसे करोगे। ठीक है, एक टर्म और दिया गया है कि परसिस्टेंट डेफिसिट के बारे में बात की गई है। ठीक है, ये क्या होता है परसिस्टेंट डेफिसिट? बताइए आप लोग। देखिए, इसका मतलब ये होता है सिंपल सी बात में कि इसका मतलब ये होता है कि आपका जो खर्चा है, जो गवर्नमेंट का जो खर्चा है, क्या है, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है किससे? अपने इनकम से या रिवेन्यू से। इनकम बोलो या गवर्नमेंट के रिवेन्यू, जो रिवेन्यू होता है वही इनकम होती है। ठीक है, रिवेन्यू से। ठीक है, इसको बोलते हैं परसिस्टेंट डेफिसिट। सिंपल बात है। अब वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप लेगी अपने डेफिसिट को कम करने के लिए। तो आइए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन क्या है? रेड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बात सही है? हाँ या ना में जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब यहाँ क्या निकल के आ रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है लाइक सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, ठीक है, इंटरेस्ट एंड डेली एक्सपेंसेस। ठीक है, क्या गवर्नमेंट ये कम करेंगी? यदि वो ये सब काम करती हैं, इनमें से कुछ परसेंट कम करती है सबको, तो हाँ, हमारा जो डेफिसिट है, जो हमारा घाटा है वो कम हो जाएगा। लाइक जो पेंशन है, ठीक है, हमको पता है कि हम किसी व्यक्ति को पेंशन दे रहे हैं और उसका पेंशन हम दे रहे हैं 20,000, कितना? 20,000 रुपये पर मंथ। लेकिन हम जानते हैं कि भाई वो 10,000 से भी फिलहाल के लिए काम चला सकता है, क्योंकि हमारा घाटा बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारा जो डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और कुछ समय के लिए हम उसको कम करना है तो हम क्या करेंगे भाई? पेंशन भी थोड़ा सा हम कम कर देंगे, सैलरी थोड़ा सा कम कर देंगे, जिनकी हाई सैलरी है उनको थोड़ा सा लो कर देंगे, हो सकता है ना। सब्सिडी है, किसी को मान लो सब्सिडी हम 2,000 रुपये दे रहे हैं किसी चीज़ पर, हो सकता है हम बोले कि यार नहीं, सब्सिडी पर हमारा खर्चा ज़्यादा जा रहा है, मिल कुछ नहीं रहा, ज़्यादा रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसको हम थोड़ा सा लो कर देंगे, उसको 1,500 रुपये कर देंगे सब्सिडी को। तो 500 रुपये तो हमारे बच गए ना खर्च होने से। और ये 500 रुपये ही हमको किस पोजीशन पर लाएंगे? जो हमारा डेफिसिट कम होगा उस पोजीशन पर हमको लाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट आपको क्या लग रही है बताइए? पहली स्टेटमेंट आपको राइट लगनी चाहिए। आपका वैसे ये सही मतलब मैच कर रही है जो बोला गया है रेड्यूस ऑफ डेफिसिट से। ठीक है, सेकेंडली बोला गया इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू वेलफेयर स्कीम्स। अब एक बात बताइए, अब नई स्कीम्स को नई जो आपकी नई स्कीम्स हैं वेलफेयर मतलब सामाजिक कल्याण की जो नई योजना है, क्या आप उनको इंट्रोड्यूस करवाओगे लोगों से? क्या नई स्कीम्स लॉन्च करोगे आप? क्या आपके पास इतना बजट है? आपको कि नहीं सर हम तो वैसे ही खर्चा हमें कम करना है, हम नई स्कीम लॉन्च करके और खर्चा क्यों करेंगे? बात सही है नहीं? लाइक फिर मान लो अब कहने लगे भी हम अब से फ्री राशन देंगे। क्या देंगे? फ्री राशन देंगे लोगों को। ठीक है, तो भाई ये खर्चा हुआ नहीं हुआ? एक बात बताइए। जिस
जिन राशंस को बेचकर हम सप्लाई एक्सपोर्ट करते हैं, जो हम राशन है जैसे लाइक दाल, गेहूँ, बाजरा, यदि हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ से भी पैसा मिलता है, हमको इनकम आती है हमारी। क्या आती है? वहाँ इनकम आती है। तो हमारा डेफिसिट क्या होता? जो हमारी डेफिसिट है वो क्या होगी? आप कहोगे सर वो कम होती। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उसको एक्सपोर्ट ना करके हम क्या बोल रहे हैं? फ्री में बांट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फ्री में दे रहे हैं, फ्री राशन कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? आप कहोगे सर ये तो खर्चा बढ़ेगा, हमारा डेफिसिट इससे बढ़ेगा, कम तो नहीं होगा। तो ये क्या हुआ? ये ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया? गलत हो गया। आइए थोड़ा सा हम वो देखते हैं। फिर मतलब हमको ऑप्शन फर्स्ट जो है वो हमारा राइट है, ऑप्शन सेकंड सॉरी स्टेटमेंट फर्स्ट राइट है, स्टेटमेंट सेकंड हमारी रॉन्ग है। देखिए स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग, काट दिया, क्योंकि हमसे क्या पूछा? करेक्ट आंसर पूछा। स्टेटमेंट 2 जहाँ पे आ रही है वो काट दो, स्टेटमेंट 2 यहाँ पे आ रही है, कट गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, ऑप्शन ए क्योंकि वन हमारा राइट है, ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन नंबर थर्ड देखते हैं। अब बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड में रेशनलाइजिंग सब्सिडीज, किसकी बात कर रहे हैं? रेशनलाइजिंग सब्सिडीज। रेशनलाइजिंग सब्सिडीज का मतलब क्या होता है? ये बताइए, रेशनलाइजिंग सब्सिडी का मतलब क्या होता है? मतलब जो हमारी बेकार और एक्स्ट्रा सब्सिडी है ना, जो हमारी एक्स्ट्रा सब्सिडीज़ हैं, क्या एक्स्ट्रा सब्सिडीज़ हैं, उसको क्या करना है? उसको बंद कर देना है। क्या करना है? उस पर काम नहीं करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा सब्सिडीज़ को खत्म कर देना या कम कर देना ही हमारा क्या कहलाता है? रेशनलाइजिंग सब्सिडीज। सेलेक्ट करनी है कौन सी सब्सिडी फायदेमंद है और कौन सी नहीं है, ठीक है। तो हाँ भाई देखो, जो खराब जो सब्सिडी है, जो एक्स्ट्रा सब्सिडी है, यदि हम उसको बैन कर देंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या होगा? वो कम हो जाएगा। क्योंकि जो एक्स्ट्रा सब्सिडी है यदि वो हमारे 10 रुपये खा रही थी, हमारे उससे 10 रुपये खर्च होते तो वो खर्च होना क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो वो क्या होगा? फायदा होगा हमारा किसके लिए? रिड्यूस डेफिसिट करने के लिए। किसमें? रिड्यूस डेफिसिट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, ठीक है। मतलब स्टेटमेंट 3 क्या होगी? राइट हो गई। तो अब देखिए फर्स्ट एंड थर्ड हमारे पास 2 ऑप्शन थे, ऑप्शन ए फर्स्ट ओनली और ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। तो हमको पता है फर्स्ट एंड थर्ड दोनों क्या हो गई? स्टेटमेंट राइट हो गई। तो आंसर क्या हुआ? सी। आंसर इज सी, ठीक है। ये बात समझ गए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट में क्या बोला है? फोर्थ स्टेटमेंट में आप लोगों को बोला है, जस्ट वेट, फोर्थ स्टेटमेंट में बोला है रेड्यूसिंग इम्पोर्ट ड्यूटी। अब एक बात बताइए भाई, आप मान लो सपोज दैट ये हमारा इंडिया है, ये हमारा अमेरिका है, यूएसए है, मान के चलिए, ठीक है। ये इंडिया है, यहाँ इंडिया के लोग हैं, ये इंडियन पीपल है, ठीक है। इंडियन पीपल ने बाहर से एक मशीन मंगाई, क्या मंगाई? एक मशीन मंगाई, ठीक है। ये मशीन कितनी की है? ये मशीन है 2 लाख की, 2 लाख की मशीन है, ठीक है। अब आप इसको इंपोर्ट कर रहे हो बाहर से, तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। ये इंपोर्ट ड्यूटी किसके पास जाएगी? इंपोर्ट ड्यूटी हमारे गवर्नमेंट के पास ही तो जाएगी ना। यदि मान लो मैं ही हूँ, मैं यूएसए से एक 21 या 2 लाख की मशीन मंगा रहा हूँ, तो बाहर से मंगा रहा हूँ, तो उसका इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। वो इंपोर्ट ड्यूटी हमारी गवर्नमेंट के पास जाती है। अब मान लो इंपोर्ट ड्यूटी है कितनी? 2 लाख पे मान के चलो 10,000 की इंपोर्ट ड्यूटी है, कितनी की? 10,000 की। तो 10,000 गवर्नमेंट की क्या हुई? एक तरह से रिवेन्यू हुआ। अब रिवेन्यू हुआ तो मतलब कहने का ये कहीं ना कहीं रिवेन्यू जो हमारी डेफिसिट है, जो हमारा डेफिसिट है उसको क्या करेगा? कमी तो करेगा ना। उस डेफिसिट को, हमारे डेफिसिट को कमी तो करेगा ना वो, सिंपल सी बात है, कमी करेगा। लेकिन यदि मैं अपनी इंपोर्ट ड्यूटी घटा दूँ, मैं बोलने लगा नहीं यार चलो इंपोर्ट ड्यूटी हम करते 2,000 रुपये रख देते हैं 2 लाख की मशीन पर, तो इससे क्या होगा? तो गवर्नमेंट की जो इनकम है, जो ये रिवेन्यू है गवर्नमेंट का, जिसको इंपोर्ट ड्यूटी बोल रहे हैं, वो क्या होगी? वो कम हो गई। जब ये कम हो जाएगी तो क्या होगा? रेट जो हमारा डेफिसिट है वो तो फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि अकाउंट में इतना पैसा रहेगा नहीं जितना हमने खर्च कर दिया। तो मतलब क्या हुआ? ये डेफिसिट क्या हुआ? इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो स्टेट नंबर 4 क्या होगी? नो, सिंपल बात है, ठीक है। आइए वो, क्योंकि अब एक बात देखिए ना भाई, 2,000 रुपये गवर्नमेंट की जेब में आ रहे हैं, पहले जहाँ 10,000 आ रहे थे इंपोर्ट ड्यूटी, वो 2,000 आ रहे हैं, तो इसका तो रिवेन्यू कम हो गया। ऑब्वियसली सी बात है, वैसे खर्चे इतने सारे हैं, ऊपर से रिवेन्यू कम हो गया, तो ये डेफिसिट हो जाएगा भाई। ये तो हमारा डेफिसिट तो बढ़ जाएगा, हमारा प्रेजेंट डेफिसिट तो इंक्रीज होगा ना, घटने की जगह, सिंपल सी बात है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं ना। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट बैंक्स, पेमेंट बैंक्स की बात हो रही है, पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि पेमेंट्स बैंक क्या होता है, ठीक है। इज बीइंग अलाउड इन द इंडिया टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। यस, प्रमोट करने के लिए भाई, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए पेमेंट बैंक बनाए गए हैं, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट, इसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट इज राइट है, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला पढ़ते हैं। मोबाइल टेलीफोन कंपनीज एंड सुपर मार्केट्स चेन दैट आर ओवन एंड कंट्रोल्ड बाय रेजिडेंट्स आर एलिजिबल टू बी प्रमोट ऑफ द पेमेंट बैंक, ठीक है। देखो बात सही है, बात सही है, क्योंकि पेमेंट बैंक क्यों एक बात बताइए, कॉन्सेप्ट सीखते हैं पहले। देखो जहाँ लॉजिक लगेगा मैं लॉजिक बताऊंगा, लेकिन जहाँ हमें कॉन्सेप्ट की जरूरत है मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। बात करते हैं पेमेंट बैंक की। देखिए पेमेंट्स बैंक आए क्यों थे? पेमेंट्स बैंक आए थे फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंक्रीज करने के लिए। किसको? फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंक्रीज करने के लिए। इनका पर्पज ही क्या था? फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? जो हमारा विलेज एरिया है, जो हमारे विलेज हैं, ठीक है, जो हमारे गरीब लोग हैं, कौन है? जो हमारे गरीब लोग हैं, पुअर पर्सनस हैं, ठीक है, मोबाइल यूजर्स हैं, कौन है? मोबाइल यूजर्स हैं, ठीक है। तो मतलब इन सबको किससे जोड़ना है? इन सबको जोड़ना था बैंकिंग सिस्टम से। इन सबको किससे रिलेट करना था? बैंकिंग सिस्टम से,
ठीक है, ये बात ध्यान रखना, पहली बात तो ये हो गई। तो अब ये बोल रहे हैं, पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, मोबाइल टेलीफोन कंपनीज, मैंने यहाँ बात की गई मोबाइल यूजर्स के बारे में बात की है, तो मोबाइल फोन टेलीफोन कंपनीज एंड सुपर मार्केट चेन्स दैट आर ओन एंड कंट्रोल बाय द रेजिडेंट आर एलिजिबल टू द प्रमोट ऑफ द पेमेंट बैंक। आप कहोगे येस सर, दिस इज राइट स्टेटमेंट, बिकॉज लाइक आप जान रहे होंगे कि एयरटेल पेमेंट बैंक है, आप कहोगे येस सर एयरटेल पेमेंट बैंक है। आपने देखा होगा जियो पेमेंट बैंक भी होता है, येस सर जियो पेमेंट बैंक है, ठीक है। इंडिया पोस्ट है, इंडिया पोस्ट बैंक है, ठीक है। ये सब क्या कहलाते हैं, इंडिया पोस्ट बैंक, ये भी है। ये सब क्या कहला रहे हैं, ये सब कहला रहे हैं आपके पेमेंट बैंक्स, ये पेमेंट्स बैंक है, समझ रहे हो, ये पेमेंट्स बैंक है, पहली बात तो ये, ठीक है। ये आरबीआई ने अलाउ किया है, इन सबको क्या किया आरबीआई ने क्या किया, अलाउ किया है, ठीक है, पहली बात तो ये होगी, ठीक है। अब स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं, तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, राइट है। आप देखते होंगे एयरटेल पेमेंट्स बैंक है कि भाई पेमेंट करो, एयरटेल पेमेंट्स बैंक करो, ठीक है, ये सब आगे। अब सेकंड स्टेटमेंट, पेमेंट बैंक कैन इशू बोथ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, ठीक है। पहली बात, पेमेंट्स बैंक जो है वो पूरे बैंक के जैसा काम नहीं करते हैं कभी भी। पेमेंट्स बैंक जैसे एक बैंक काम करता है ना, ऐसे काम नहीं करते हैं। पेमेंट्स बैंक कभी भी आपको ना तो लोन देते हैं, और जब लोन नहीं देंगे तो मतलब क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स भी आपको नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात समझ में आ गई, क्योंकि वे लोन भी नहीं देते। देखो लोन क्रेडिट कार्ड क्या है, एक लोन देने की सुविधा ही तो है, सिंपल सी बात है। तो दिस इज रॉन्ग, तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी, पेमेंट बैंक्स कैन इशू बोथ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स। आप कहोगे नहीं सर, यदि ये ऐसा करने लगे तो ये फिर पूरा बैंकिंग सिस्टम हो जाएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। ये गलत, ये आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन करने का एक बेनिफिट देते हैं, जैसे पेमेंट्स बैंक होती है ट्रांजैक्शन करने का बेनिफिट देते हैं, बट लोन लेने का ना देने का बेनिफिट नहीं देते हैं, ठीक है। तो स्टेट सेगमेंट इज रॉन्ग। चलिए स्टेट नंबर 3 पढ़ते हैं, पेमेंट बैंक कैन नॉट अंडर टेकिंग लैंडिंग एक्टिविटीज़। यस, लैंडिंग एक्टिविटीज़ क्या मतलब, लाइक लोन लेना, मतलब लैंडिंग एक्टिविटीज़ लोन देना होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमने ऊपर क्या पढ़ा भाई, जब ये लोन नहीं देते तो क्रेडिट और डेबिट कार्ड लॉन्च नहीं करते। और इसी स्टेट में क्या बोला थर्ड में, पेमेंट बैंक कैन नोट नहीं करते अंडरटेक, मतलब वो लैंडिंग एक्टिविटीज़ नहीं करते। तो स्टेटमेंट इज राइट, थर्ड स्टेटमेंट क्या हुई, राइट हुई, क्योंकि ये क्या करते हैं सिर्फ, देखो जो पेमेंट्स बैंक है ना, जो पेमेंट्स बैंक है वो आपके एक तो डिपॉजिट करेंगे, क्या करते हैं, एक तो डिपॉजिट मतलब जमा, ठीक है। पेमेंट ट्रांसफर कर दो, एक बंदे से दूसरे बंदे को दे दो, जैसे आप करते हो पेमेंट ट्रांसफर, और पेमेंट्स किसी को पेमेंट करनी है, लाइक आप क्या चला रहे हो, गूगल पे चला रहे हो, चलो गूगल पे चला रहे हो, क्या गूगल पे कंपनी आपको लोन देती है, क्या फोन पे आपको लोन देती है, आपको भी नहीं सर, गूगल पे कंपनी आपको लोन नहीं देती है ना, वो भी क्या है, पेमेंट बैंक है, उसमें आप अपना जमा कर दो, डिपॉजिट कर दो, ट्रांसफर कर दो, पेमेंट्स कर दो, ये सब आता है, ठीक है ना। तो आपने देखा स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट थर्ड इज राइट, ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट थर्ड इज राइट। तो आंसर क्या होगा, स्टेट आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट। रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, सेकंड, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा लॉजिक से समझते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लॉजिक से करोगे कैसे, यदि आपको नहीं पता है, ठीक है। देखिए सिंपल है, हमसे बोला कि पेमेंट्स बैंक के बारे में बात की गई है, हमको इतना पता है, ठीक है भाई, कुछ ना कुछ बैंक से रिलेटेड है, ठीक है। और ये इंडिया टू प्रमोट कर रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, हमें ये भी पता है। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, मोबाइल टेलीफोन कंपनीज एंड सुपर मार्केट्स चेन दैट आर ओवन एंड कंट्रोल बाय रेजिडेंट्स आर एलिजिबल टू बी प्रमोटर्स ऑफ पेमेंट बैंक्स। आप एक बात बताइए, ये स्टेटमेंट क्या आपको एक्सट्रीम लग रही है, या कुछ इसमें ऐसा एक्सट्रीम वर्ड दिया गया है, जैसे स्टेडली आ गया है या ऑलवेज आ गया है, क्या इसमें कुछ ऐसा कीवर्ड आया है? आप कहोगे नहीं सर, ये स्टेटमेंट एक न्यूट्रल टाइप लग रही है हमको, कि हाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता है पेमेंट बैंक, है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो आप कहोगे हाँ सर ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं हमको राइट लग रही है। अब सेकंड स्टेटमेंट में आते हैं, पेमेंट बैंक कैन, देखो बात आ गई, कैन की बात आ गई, इशू कर सकते बोथ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड्स। एक बात बताइए, क्या आपने क्रेडिट कार्ड, आप जागरूक बंदे हो, आप कौन हो, सिविल सर्वेंट बनने वाले हो, तो आप मैं सोच सकता हूँ आपके बारे में कि आप अवेयर तो रखते होंगे। एक बात बताइए कि आपने कभी HDFC PNB, ठीक है, HDFC PNB, ठीक है, SBI, क्या कभी और अदर बैंक लाइक देना बैंक, यूनियन बैंक, ये सब बैंक मिला के इनके सिवा किसी और बैंक का आपने कभी क्रेडिट कार्ड देखा है, या डेबिट कार्ड जिसे आप ATM भी बोलते हो, क्या कभी आपने देखा है? आप कहोगे नहीं सर, समझ रहे हो ना। तो हाँ, आप क्या कह सकते हो कि सर जो फिर ये सारे बैंक क्या हैं, ये सब बैंक क्या है, HDFC PNB SBI सब क्या है? आप कहोगे सर ये तो कमर्शियल बैंक है जो सेकंड शेड्यूल में आते हैं, ये तो सब कमर्शियल बैंक है। तो सर इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पेमेंट बैंक्स के बारे में तो हमने कभी ऐसा कुछ उनका कभी ATM और क्रेडिट कार्ड तो देखा ही नहीं हमने पेमेंट्स बैंक का, समझ रहे हो। और वो भी स्पेशल जब बात आ रही है मोबाइल टेलीफोन कंपनीज़ की, जो सुपर मार्केट में चेन्स में कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना, वो जो प्रमोट भी कर रहे हैं पेमेंट्स बैंक का, तो क्या लग रहा है स्टेटमेंट सेकंड क्या होगी? आपको किसी तो रॉन्ग होगी। थोड़ा सा एग्जाम हॉल में ठंडे दिमाग से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, पेमेंट बैंक कैन नॉट अंडरटेकिंग लैंडिंग एक्टिविटीज़। सिंपल सी बात है भाई, देखो जब कोई आदमी जो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहा है, तो मतलब वो लोन भी नहीं दे रहा है, लैंडिंग एक्टिविटीज़ भी नहीं कर रहा, सिंपल सी बात। तो आपको स्टेटमेंट इज राइट, ठीक है, क्योंकि हमने स्टेटमेंट सेकंड
काट दिया, कट कर दिया, ठीक है, उसका ही इसी स्टेटमेंट का अपोजिट पूछा गया है थर्ड। तो दोनों में से एक तो ठीक होगी, आपको सर थर्ड इज राइट एंड फर्स्ट इज राइट, तो ऑप्शन इज बी। सिंपल है, बात समझ में आई? ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अब स्कीम्स के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? स्कीम्स के बारे में। स्कीम, इसमें स्कीम के भी क्वेश्चन लिए हुए, ठीक है। पूछा गया है कि पर्पस क्या है यू डे उदय स्कीम का, ठीक है, उदय स्कीम का पर्पस क्या है जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। देखो पहले हम लॉजिक से कर लेते हैं, क्योंकि स्कीम के क्वेश्चन है, स्कीम के क्वेश्चन देखने में जितने मतलब वो लगते हैं, क्या बोलते हैं कि भारी लगते हैं, उतने थोड़ा बहुत आसान आपके लोगों के लिए हो गई हो, ठीक है। आइए, बोला है प्रोवाइड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल टू स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आप एक बात बताइए, जब बात आ गई स्टार्टअप की, किसकी? स्टार्टअप की, ठीक है। आपने स्टार्टअप के लिए कौन सी स्कीम देखी है? बहुत एक स्कीम फेमस है, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये स्कीम आपने देखी है, सुनी भी होगी, जो बच्चा करंट से जुड़ा हुआ है वो जानता होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको क्या लग रहा है कि ये ऐसा है कि रिलेट? स्टैंडअप, स्टैंडअप एक स्टैंडअप योजना है, स्टैंडअप स्कीम से मैंने कल आप लोगों को पढ़ाई थी, SC ST एंड वुमेन्स से रिलेटेड है, उनको भी एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, वो स्टैंडअप योजना है। तो स्टार्टअप और स्टैंडअप ये दो योजनाएं हैं जो काम कर रही है किस पे? स्टार्टअप पे। तो एज गलत हो गया। सेकंड, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी हाउस होल्ड इन द कंट्री बाय 2080 तक, ठीक है। अब बताओ ऐसी कौन सी योजना? आप कहोगे सर ये इलेक्ट्रिक योजना हमने पढ़ी है सौभाग्य योजना में, ये होता है एलिमिनेशन मेथड। जब आपके पास बहुत सारी नॉलेज होती है, उस नॉलेज का यूज़ करके एलिमिनेशन करना, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गैसिंग, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रिक की हमने कहीं कहीं पढ़ी थी, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं सौभाग्य योजना। क्या बोलते हैं? सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना या स्कीम। ये ऑप्शन बी को सेटिस्फेक्शन दे रही है, ये वाली स्कीम, ठीक है। तो ये भी नहीं हुआ। थर्ड बात है, रिप्लेसिंग द कोल बेस्ड पावर प्लांट्स विद नेचुरल गैसेज, न्यूक्लियर, सोलर, विंड एंड टाइडल पावर प्लांट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, बात सही है। बट ये स्टेटमेंट भी इस पर रुक जाते हैं। नेक्स्ट बात है, प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड रिवाइवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ठीक है। तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट, ये भी सी भी गलत हो गई, सी भी गलत हो गई। यहाँ मैं इसको बोलता हूँ कि थोड़ा सा आपको स्कीम्स के बारे में मालूम होना चाहिए। विदाउट स्कीम्स के आप, यदि आपको मान लो, देखो आपके आपके लिए मैंने 10 इंपॉर्टेंट स्कीम बना दी, क्या मैंने 10 इंपॉर्टेंट स्कीम बना दी, जिसमें मैंने स्टैंडअप, स्टार्टअप, सौभाग्य योद्धा, कुसुम योजना, ये सब सूर्योदय योजना, ये सब ऐड कर दी। जब आप उनके मोटिव भी आपको पता हो ना, तो आप फिल्टर कर दोगे, क्या कर दोगे? फिल्टर करके आप राइट आंसर तक पहुँच जाओगे। तो इसलिए एक बार जाइए स्कीम्स को कवर कीजिए, छोटा छोटा देखिए कि उनका मोटिव क्या है, क्योंकि आपने देखा जो मोटिव पूछा है, पर्पस पूछा है, वो ज़्यादा नहीं पूछा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर सी इज़ गलत, तो डी इज़ राइट, ठीक है, ध्यान रखना। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में बोला गया है विद रेफरेंस समटाइम्स सीन IFC मसाला बॉन्ड्स द न्यूज़ में देखा गया है IFC मसाला बॉन्ड, विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली बात तो ये आपको मसाला बॉन्ड के बारे में पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, और जिसके भाई थोड़ा सा वो वीक है, क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट वीक है, तो मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है फुल, मैंने वहाँ हर बॉन्ड्स कवर किए हुए हैं, चाहे गोल्ड बॉन्ड हो, सोवरेन बॉन्ड हो, मसाला बॉन्ड हो और ट्रेजरी बिल हो, सब मैंने पढ़ाए हुए हैं हमारी प्ले लिस्ट में। 24 वीडियोज़ हैं, जाइए 1.5 की स्पीड पे जाकर इसको कवर कीजिए, इकोनॉमी में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये मैं आपसे मतलब बोल सकता हूँ एक मजबूत मन के साथ, ठीक है। चलिए, मसाला बॉन्ड्स क्या है? मसाला बॉन्ड्स होते हैं कि जो बाहर अदर कंट्री में हम लॉन्च करते हैं, वो भी देखो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये अदर कंट्रीज़ हैं, ये कौन है? ये अदर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अदर कंट्रीज़ में हम अपने मसाला बॉन्ड्स को लॉन्च करते हैं, क्या बोल करते हैं? मसाला बॉन्ड्स को लॉन्च करते हैं, और वो जो लॉन्च जब बॉन्ड होते हैं तो इनमें इन्वेस्टमेंट होता है किसमें? रुपये में। किसमें? रुपीज़ में। किसमें होता है? रुपीज़ में। कौन सी करेंसी में? रुपीज़ में, डॉलर में नहीं, रुपीज़ में होता है, ये इसकी खासियत है। मतलब बाहर से रुपीज़, जो हमारी करेंसी है, जो रुपीज़ है, उसको उठाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मसाला बॉन्ड्स का। सिंपल है, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। मतलब कहने का पैसा जो है हमारा, ये रुपया जो बाहर है, जो बाहर अंदर कंट्री में गिरा हुआ है, जो पड़ा हुआ है, जो है अवेलेबल है अदर कंट्रीज़ में, ठीक है, उसको यदि हम अपने यूज़ में लाएँ तो उसको मसाला बॉन्ड्स के थ्रू लाते हैं। जो यहाँ लोग रह रहे हैं, जो यहाँ NRI रह रहे हैं, जो इंडियंस रह रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट इसको क्या करते हैं? मसाला बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी किस में? हमारी करेंसी रुपीज़ में, ठीक है। ये होती है हमारी मसाला बॉन्ड की खासियत। पहली बात तो ये ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। इसलिए इनको मसाला बॉन्ड भी इसलिए बोला कि ये इंडिया फ्लेवर है, सिंपल बात है, ठीक है। आइए, इतना आप समझ गए। अब बात करते हैं IFSC की। किसकी? IFSC के बारे में, कि IFSC क्या है, ठीक है। देखो IFSC जो है वो पार्ट है किसका? वर्ल्ड बैंक का। ये वर्ल्ड बैंक का पार्ट होता है IFSC, इस बात का ध्यान रखना। वर्ल्ड बैंक के बहुत सारे पार्ट्स हैं, लाइक IBRD, ठीक है, IDA, IFSC, MIGA एंड ICSID, सॉरी,
ये सब पार्ट्स किसके हैं, ये सब पार्ट्स हैं किसके, वर्ल्ड बैंक के पार्ट्स होते हैं, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। आइए अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन मतलब IFSC विच ऑफर्स दिस बॉन्ड्स इज आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक। आप कहोगे यस सर, ठीक है, क्योंकि बात किसकी गई है, IFSC मसाला बॉन्ड्स की तो बात की गई है, और IFSC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन किसका पार्ट है, किसका आर्म है, आप कहोगे सर वर्ल्ड बैंक का। मैंने भी आपको बताया, तो स्टेटमेंट एज क्या है, राइट है, स्टेटमेंट ए इज राइट। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं आप लोगों के लिए, दे आर रुपी डिनोमिनेट बॉन्ड्स, ठीक है, डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स एंड आर सोर्स ऑफ डेबिट फाइनेंसिंग फॉर द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। रुपी की बात हो गई है, यस ये बॉन्ड कैसे हैं, रुपीज़ डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं, पहली बात तो ये होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया किस में, रुपये में तो बात होगी ना, या डॉलर में बात नहीं होगी इसमें, ठीक है, क्योंकि रुपये में इशू होते हैं, किस में इशू होते हैं, ये रुपीज़ में इशू होते हैं, ठीक है। लोन जैसा पैसा मिलता है, मतलब डेबिट फाइनेंसिंग होती है, यस, लोन जैसा पैसा मिलेगा क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है। गवर्नमेंट प्राइवेट पब्लिक दोनों सेक्टर को मिलेगा, यस, ठीक है, दोनों इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एग्जांपल के बेस पे मैं बता सकता हूँ, जैसे एग्जांपल के बेस पे जैसे हम बोल सकते हैं लाइक HDFC, NTPC, ठीक है, अदर, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप कहोगे सर स्टेटमेंट सेकंड इज राइट। देखो सिंपल सी बात है, लॉजिक की बात करता हूँ तो लॉजिक IFSC मसाला बॉन्ड हमको पता है कि हाँ भाई यहाँ तक तो ठीक है स्टेटमेंट। यदि आपको ये नहीं पता कि भाई वर्ल्ड बैंक का ये एक आर्म है तो हो सकता है कि आप इसको गलत करके आओ, ठीक है। दूसरा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई मसाला बॉन्ड्स जो है वो किस लिए है और क्या कर रहा है, सिंपल बात। तो यदि आपको ये मसाला बॉन्ड के बारे में बेसिक नॉलेज भी होगी ना, तो आप इसको राइट करके आ जाओगे, राइट भी नहीं करके आओगे लेकिन आप 50-50 तक पहुँच जाओगे, क्योंकि आप सेकंड स्टेटमेंट तो राइट कर दोगे। फर्स्ट में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि IFSC क्या है, तो आप यदि सही पता है तो आप सही कर जाओगे, नहीं तो 50-50 खेल के ही आओगे, और ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो, राइट आंसर आपका बी हो गया, मतलब बोथ हो गया, ठीक है, 1 and 2 इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपके बारे में, ध्यान रखना, देखें बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडिंग द कैपिटल बजट, बात हो गई है कैपिटल बजट की, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कैपिटल बजट में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है उस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडिंग द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक। अब आप एक बार बताओ, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, देखो हर चीज़ ना कॉन्सेप्ट से होती है, आप लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, बट मैं जो आपको ये क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ ये आपके कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जो बजट है ये 2 टाइप में डिवाइड होता है, एक तो कैपिटल बजट होता है आपका, ठीक है, एक रेवेन्यू बजट होता है। क्या होता है सर, रेवेन्यू, 2 टाइप के बजट होते हैं, ठीक है। रेवेन्यू में क्या आता है, रेवेन्यू में मैं अभी आपको ऊपर बताया था ना, रेवेन्यू का मतलब गवर्नमेंट की डेली इनकम की बात होती है रेवेन्यू में, ठीक। लाइक डेली इनकम एक्सपेंशन होते हैं, लाइक सैलरी, सब्सिडी, इंटरेस्ट, ये सब इसमें बात हो रही है, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन जो कैपिटल अकाउंट है, जो आपका कैपिटल अकाउंट है, ये लॉन्ग टर्म पैसा आने और जाने का होता है, किसमें पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, वो भी लॉन्ग टर्म में बात होती है कि हमारा जो पैसा है या जो कैश है, ठीक है, वो कितना जा रहा है और कितना आ रहा है, इस बारे में बात होती है। लाइक इसमें ऐड होते हैं एसेट्स, क्या होते हैं एसेट्स एंड लोन्स, इसमें ऐड किए जाते हैं। एसेट्स और लोन से रिलेटेड जितने भी हैं वो सब कैपिटल अकाउंट में होंगे, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है, जब भी आपकी कैपिटल बजट की बात करें, किसकी बात करें, कैपिटल बजट की बात करें, तो एक कीवर्ड याद रखना है। वो कीवर्ड क्या है, मतलब वो कीवर्ड आप लोगों के लिए फ्यूचर के लिए या फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लस लोन ट्रांजैक्शन, ये आपका क्या कहलाता है, कैपिटल बजट कहलाता है, ठीक है। अब आइए, अब हम एनालिसिस करते हैं स्टेटमेंट्स को। पहला, एक्सपेंडिचर और एक्विजिशन ऑफ एसेट्स लाइक रोड्स, बिल्डिंग्स, मशीनरी etc। अब ये बताइए क्या है, बात आ गई किसकी, मशीनरी की बात आ गई, ठीक है। हमने क्या करा, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट, मशीन क्या है हमारी, एसेट्स ही तो है, ठीक है। और ये एसेट्स आ गया ना, लाइक रोड्स में बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी रोड्स बन गई है जो हमको कहीं ना कहीं अच्छा रेवेन्यू देगी, जो हमको अच्छी इनकम देगी, ठीक है। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, जैसे लाइक एक प्रोग्राम में गति शक्ति योजना है, हमारी PM गति शक्ति योजना है, जिसमें हम अच्छी रेल, ट्रैक, एयरपोर्ट, रोड्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा, कहीं भी हर चीज़ में कम समय लगेगा एक एरिया से दूसरी एरिया में जाने के लिए, क्योंकि आपके पास सुविधाएं अच्छी हैं, अच्छी रोड्स हैं, समझिए, बिल्डिंग्स हैं, मशीनरी है, ये सब क्या है भाई, बिल्डिंग्स होगी तो हो सकता है कि गवर्नमेंट अपनी बिल्डिंग्स बनाए, फ्लैट दे, रेंट पे चढ़ाए, मतलब वो सब चीज़ें, बिल्डिंग से भी हमें क्या मिल रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है। मशीनरी, एसेट्स रेडी हो गई हमारी, जो एसेट्स मतलब जो हमको दिख रहा है, मशीनरी हो गई, ठीक है, वो ये सब एक्सपेंडिचर पर क्या कर रही है गवर्नमेंट, खर्चा करती है कैपिटल बजट के अंडर। तो आप क्या कहोगे, इससे क्या होगा, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बढ़ रही है ना, तो देखो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो फ्यूचर में हमको क्या मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, बेनिफिट मिलेगा। तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर किस में आता है, कैपिटल बजट में, ध्यान रखना, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड स्टेटमेंट, लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स, विदेशी सरकार से जो हमको लोन्स है वो बोरोइंग आ रही है, वो आ रहा है मेरे पास, ठीक है। मतलब यस, गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बढ़ता है, क्या बढ़ता है, लाइबिलिटी बढ़ता है, मतलब कैपिटल रिसिप्ट हो गई है।
और कैपिटल रिसिप्ट किस में आती है, ये क्या है, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। और ये किसका पार्ट है, कैपिटल बजट का है, ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, लोन्स एंड एडवांस गारंटेड द स्टेट एंड यूनियंस टेरिटरीज, जिसको यूटी, ठीक है। यहाँ मतलब गवर्नमेंट का पैसा, यहाँ गवर्नमेंट क्या है, पैसा किसको क्या दे रही है, उधार दे रही है, लोन्स दे रही है, एडवांस गारंट कर रही है किसको, राज्य को और केंद्र शासित प्रदेश को, यूनिट टेरिटरीज को। तो मतलब क्या क्या क्रिएट हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी ना, फ्यूचर में तो वापस मिलेगा ना हमको, रिटर्न तो आएगा ना, वापस तो मिलेगा ना जो हमने दिया। तो एसेट जैसा ट्रीट हुआ ना, क्योंकि हमको बेनिफिट मिल रहा है ना, लाइक जैसे ए एसेट्स में बेनिफिट मिला था, तो ये पे लोन देने तो क्या मिल रहा है हमको, फ़ायदा मिल रहा है ना, समझ लो। तो स्टेटमेंट इज थर्ड इज राइट। तो आंसर क्या हुआ, आप कहोगे सर आंसर हुआ डी, क्योंकि हमें तीनों स्टेटमेंट इज राइट, तीनों स्टेटमेंट क्या है, राइट है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, है ना। तो मतलब ध्यान रखना, कभी भी बात हो, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे कैपिटल बजट की बात हो, इसकी कैपिटल बजट की बात हो आपकी, तो हमेशा रिमेंबर रखना कि एसेट प्लस लोन, लोन और एसेट शामिल होते हैं इस चीज़ में, एसेट्स बनाना मतलब कैपिटल, लोन लेना देना भी कैपिटल, ध्यान रखना, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक टेबल में बना के दे देता हूँ, उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है। मैं यहीं लिख देता हूँ, एक मिनट मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। देखिए देखो, जो मैं लिख रहा हूँ, वो जो टर्म आइटम लिख रहा हूँ ना, वो देख लेना वो किस किस में आ रहा है, आइटम एंड बजट टाइप, ठीक है। देखिए जो आपकी सैलरी है वो आती है रेवेन्यू में, क्योंकि इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है और इन फ्यूचर हमें इससे कुछ मिलेगा नहीं। जो हमने एम्प्लॉय को अपनी सैलरी दे दी है वो चली गई सैलरी, ठीक है, उससे हमारे फ्यूचर में कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। सेकेंडली रोड सॉरी सेकेंडली देखिए पेंशन, पेंशन भी क्या है, रेवेन्यू है, उससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो फॉरेन लोन है, जो फॉरेन लोन है, लाइक हमने एक बाहर विदेश, एक विदेश है, मान लो नेपाल, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, हमने इनको लोन दिया, लोन दे दिया तो हमारा एसेट क्रिएट हो गया, या लोन ले लिया तो हमारा एसेट क्रिएट हो गया, समझ गए ना। हमने लोन दिया तो हमारा एसेट क्लियर हो गया कि हमको सिर्फ क्या मिलेगा इन फ्यूचर, इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये क्या है, कैपिटल, ठीक है। अब लोन टू स्टेट हुआ, अब हमने एक हमारी जो केंद्र सरकार है, जो दिल्ली में बैठी सरकार है, ठीक है, उसने राज्य को क्या दिया, हमारे लोन दिया, लाइक यूपी एमपी को लोन दे दिया, तो वो जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार को क्या देगी आने वाले टाइम में, इंटरेस्ट देगी, ब्याज देगी, तो क्या क्रिएट हुआ, कैपिटल। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। और मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया है विद रिफरेंस टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, एमएफसी के बारे में बात कर रहे हैं, कंसिडर द स्टेटमेंट्स द फॉलोइंग। पहले बोलो कीवर्ड याद रखो, क्वेश्चन में क्या है उसको पकड़ लो, जैसे हमने पढ़ लिया एमएफसी कीवर्ड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, एक कमेटी की बात कर रहे हैं जहाँ इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मॉनेटरी और फाइनेंशियल की बात हो रही है, सिंपल। अब स्टेटमेंट पे आती है, आईएमएफ डिस्कस मैटर ऑफ द कंसर्न अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, किसकी, ग्लोबल इकोनॉमी, एंड एडवाइज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ऑन द डायरेक्शन ऑफ इट्स वर्क। एक बात बताइए, जब बात की गई है आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी की बात की गई है, तो वो अपने जब वो मीटिंग रखेगी तो वहाँ क्या डिस्कस होंगे, क्या मैटर डिस्कस होंगे। ऑब्वियसली सी बात है, वहाँ ये कोई ये तो पूछेगा नहीं चाय कैसे बनेगी, ये तो नहीं पूछेगा ना आपसे। आपसे क्या पूछेगा कि भाई अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बात होगी, एडवाइस दी जाएगी, एडवाइस भी किसको दी जाएगी, जो मॉनेटरी या फाइनेंशियल लेवल पर जो ग्रुप्स हैं लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, तो आप क्या कहोगे, हाँ सर स्टेटमेंट तो इज राइट, क्योंकि ये ना तो एक्सट्रीम वर्ड है और ना ही यहाँ पर कोई भी फालतू इसमें वर्ड्स ऐड किए गए। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है आईएमएफ के बारे में कि भाई हो सकता है यहाँ मैं वर्ल्ड बैंक लिख देता, और वर्ल्ड बैंक भी किससे जुड़ा हुआ है, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है, डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, तो आईएमएफ भी वही काम कर रहा है। तो मतलब कहने का कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, सिंपल। सेकंड स्टेटमेंट, द वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट एज ए ऑब्जर्वर इन IMPCS मीटिंग्स। भाई एक बात बताइए, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक किस लेवल पे काम कर रहा है, उसको वर्ल्ड बैंक नाम ऐसे तो नहीं मिला होगा, सिंपल सी बात है ना। वर्ल्ड बैंक किस लेवल पे काम कर रहा है, वर्ल्ड बैंक क्या है, वर्ल्ड बैंक एक ग्रुप है ना, एक बड़ा ग्रुप है, ठीक है। अभी मैंने वर्ल्ड बैंक के आपको आराम से भी बताया ऊपर क्वेश्चन में ना कि भाई इसका एक पार्ट है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक एक बड़ा ग्रुप है, क्या बहुत बड़ा ग्रुप है, ये हम सब जान रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं हाँ हो सकता है भाई आईएमएफ कमेटी का जो ऑब्जर्वर है वो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है, ग्लोबल डेवलपमेंट पर काम करता है। भाई देखो जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, और जो आपका आईएमएफ है, क्या है, आईएमएफ है, ठीक है, ये दोनों किस पे काम कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे तो काम करते हैं ना, ये मिलकर दोनों किस पे काम कर रहे हैं, आप कहोगे सर ग्लोबल डेवलपमेंट पर काम करते हैं, सिंपल है। तो हाँ, और वर्ल्ड बैंक ऑब्जर्वर होगा, इसका ध्यान रखना। तो आप रिस्क उठा के आप राइट कर सकते हो सी, और सी ही इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। आईएमएफ से बड़ा क्या है, वर्ल्ड बैंक है, और वर्ल्ड बैंक काम करता है किस पर, खासकर डेवलपमेंट पर काम करता है वर्ल्ड बैंक, ध्यान रखना, ठीक है। समझ गए मेरी बात, आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ वो लिख लेना आप लोग, देखो बॉडी
एंड रोल। जो IMF है वो लोन प्लस स्टेबिलिटी पर बात करती है। इनका रोल है लोन एंड स्टेबिलिटी। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंस कमेटी, जिसकी बात कर रहे हैं, देखिए ये वाली फाइनेंशियल IMF की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या है? IMF लोन एंड स्टेबिलिटी। जो आपकी IMFC है, ये कमेटी आ गई फाइनेंशियल कमेटी, ठीक है। ये पॉलिसी एडवाइजर है क्या, जैसे हमारे हमारे कौन है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, MPC है ना हमारे यहाँ, तो वर्ल्ड को होती है IMFC, ठीक है। वही किस पे बात है? पॉलिसी एडवाइस पर बात करते हैं, पॉलिसी एडवाइस का रोल निभाती है। जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, वो क्या है, वो डेवलपमेंट पर काम करता है, मैंने भी आपको बताया था, ठीक है। ये डेवलपिंग कंट्री को भी बढ़ावा देता है डेवलप बनने के लिए, डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए, ठीक है। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक का जो रोल है IMFC में, वो कैसा है? वो ऑब्जर्वर का है। किसका? ऑब्जर्वर का। इन फ्यूचर क्वेश्चन बने तो ध्यान रखना, मैंने की पॉइंट्स आपको बता दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म इम्पोर्ट कवर की बात की गई है, समटाइम्स सीन इन द न्यूज़। इम्पोर्ट कवर का मतलब क्या होता है, आप बताओगे? मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी रेडी करवा रहा हूँ, सिंपल सी बात है। देखो, जो इम्पोर्ट कवर है वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है बताइए? थिंक कीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, जितना भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है, क्या है? फॉरेन एक्सचेंज है। फॉरेन एक्सचेंज मैं यहाँ कर देता हूँ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, FER जिसको बोलते हैं, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, FER, डिवाइड बाय मंथली इम्पोर्ट्स, मंथली इम्पोर्ट्स। मतलब कहने का ये है कि एक बात देखिए, मेरा कहने का मतलब यहाँ सिंपल वे में ये है कि अगर सपोज दैट हमारी जो फॉरेन इनकम है, जो हमारी फॉरेन इनकम है, क्या है? फॉरेन इनकम, मतलब जिसमें हमारे पास डॉलर आता है, अदर कंट्री के जो हमारे पास करेंसीज हैं, जो फॉरेन इनकम आ रही है, जैसे USA से हमारे पास डॉलर इनकम आएगी तो हम कुछ एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। मतलब ये मान के चलिए हमारा इंडिया है, ये हमारा USA है। इंडिया USA को कोई सामान एक्सपोर्ट कर रहा है, लाइक कपड़े एक्सपोर्ट कर रहा है, गारमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो USA की जो कंपनियां है वो हमारे इंडिया के गारमेंट्स परचेज कर रही है, तो हमको पे किस में करेगी, ये बताइए? आप कहोगे सर कई बार हमको पे करेगी, हमको डॉलर में, किस में? डॉलर में पे करेगी, सिंपल सी बात है। तो वो डॉलर हमारे पास कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में शामिल हो जाएगा, FER में शामिल हो जाएगा, ठीक है। हमारी वो इनकम हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी मान के चलो कि हमारा एक्सपोर्ट रुक जाए, हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाए? रुक जाए, हमारा एक्सपोर्ट स्टॉप हो जाए, तो हमारे पास कितना FER पड़ा है कि हम बाहर से इंपोर्ट कर सकें, क्या कर सकें? बाहर से इंपोर्ट कर सकें। अब मान लो USA से ही इंडिया को कोई चीज़ खरीदनी है, USA से ही इंडिया को मान लो कोई चीज़ें खरीदनी है, तो इंडिया को पेमेंट किस में करनी पड़ेगी? वो रुपीज़ में तो नहीं लेगा, वो तो डॉलर में लेगा, सिंपल सी बात है। तो क्या हमारे पास इतना डॉलर होता है कि हमारी जो एक्सपोर्ट है, जो हमारी इनकम है, वो रुक जाए, और हमारे पास कितना डॉलर बचा है कि हम अदर चीज़ें क्या कर ले? इंपोर्ट कर सकते हैं। समझ लो, मतलब अगर आज हमारा एक्सपोर्ट रुक जाए, अगर आज हमारा एक्सपोर्ट्स जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो रुक जाए, तो मतलब हमारी जो बाहर से इनकम है, जो फॉरेन इनकम है, वो भी क्या हो जाएगी बताइए? जो हमारी फॉरेन इनकम है वो भी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, ठीक है। तब इनके बाद हमारे पास FER में कितना बजट ऐसा पड़ा है कि ये दोनों चीज़ रुकने पर, ये रुक जाने पर हमारे पास फिर भी FER में कितना पैसा है कि हम सेफली इंपोर्ट कर पाए, कि हम इंपोर्ट कर पाएँ, और कितना माल इंपोर्ट कर पाए, और कितने मंथ तक कर पाएँ, कितने समय तक इंपोर्ट कर पाएँ, ये है। यही मैंने आपको यहाँ शॉर्ट टर्म में समझाया है, कॉन्सेप्ट आ गया होगा समझ में ना। अब आइए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए, जस्ट वेट, इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ वैल्यू इम्पोर्ट्स टू द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ कंट्री। यहाँ तो GDP की बात आ गई, ये GDP की बात कर रहा है, ठीक है। देश की GDP से इम्पोर्ट पर डिपेंड है, ठीक है। मतलब इसका इम्पोर्ट कवर से कोई डायरेक्टली लिंक नहीं है, सिंपल बात है। क्योंकि ये बता रहा है कि ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो हमारी कंट्री की GDP है, जो हमारी कंट्री की GDP है, उसका कितना पार्ट इम्पोर्ट पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? इम्पोर्ट पर डिपेंड है। ये स्टेटमेंट तो ये बोल रही है, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है,
क्योंकि हमें तो इम्पोर्ट कवर्स पूछा है, और इम्पोर्ट्स कवर का मतलब क्या है कि हमारे पास जितना भी FER है वो कितने मंथ तक चल सकता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट कंट्री इन द ईयर। ठीक, ये एक डाटा की, सिर्फ एक डाटा दिया गया है और कुछ नहीं। इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ द कंट्री इन द ईयर। एक ईयर में कितना इम्पोर्ट्स किया गया है, कितनी वैल्यू की इम्पोर्ट्स हुई है, तो डाटा है, इससे कोई मतलब नहीं होगा किसका, इम्पोर्ट कवर का। ठीक है, सेकेंड बात, इट इज़ द रेशो बिटवीन द वैल्यू ऑफ, ये रेशो बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड दैट ऑफ द इम्पोर्ट्स बिटवीन टू कंट्रीज। टू कंट्रियों के बीच में कितना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हुआ है, ये डाटा है, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ वो बात नहीं की गई है जो हमने कॉन्सेप्ट में समझी। फोर्थ स्टेटमेंट में बात है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है आपसे, इट इज़ द नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट्स। देखो, इट इज़ द नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट्स दैट कुड बी पेड। कुड बी पेड, हम इम्पोर्ट्स पेड कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ मंथ तक, बाय कंट्रीज़ के इंटरनेशनल रिजर्व्स को। ठीक है, बाय कंट्री के जो इंटरनेशनल रिजर्व्स हैं उसको। ठीक है, उसके बेस पे हम कितना इंपोर्ट कर सकते हैं, कितने मंथ तक। तो ये स्टेटमेंट इज़ राइट। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ किसका, इंपोर्ट कवर का। ठीक है, आइए, कोई दिक्कत यहाँ पे आप लोगों को मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते। बोला गया है विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, PMFB के बारे में बोला गया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बोला गया है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अंडर द स्कीम फार्मर विल हैव टू पे ए यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2%। ठीक है, बोला गया फॉर एनी क्रॉप। देखो, जहाँ भी एनी आ गया, दे कल्टिवेट इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। समझ रहे हो मेरी बात। जहाँ भी देखो इस स्टेटमेंट में, जो हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा बोला गया है कि भाई एनी क्रॉप, कोई भी क्रॉप हो, ठीक है, कल्टिवेट इन द एनी सीजन ऑफ द ईयर पर। ठीक है, ये बात की गई है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब बात एनी की आ गई और मैंने आप लोगों को क्या बताया था, आप लोगों को क्या बताया था ये बताइए। मैंने बोला था जहाँ भी कुछ वर्ड ऐसे आ जाए जो एक्सट्रीमली दिखाए कि भाई, जैसे इसमें बोला गया एनी, क्या बोला गया, जस्ट वेट, अरे यार गला थोड़ा ना खराश कर रहा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो मुझे हो जाती है वेट, अरे यार ठीक हो जाए यार, ऐसे ना करें। हाँ देखिए, सिंपल सी बात है, इसमें बोला है कि अंडर दिस स्कीम, इस योजना के तहत या इस योजना के अकॉर्डिंग किसानों को पे यूनिफॉर्म प्रीमियम 2% ऑफ एनी क्रॉप दे कल्टिवेट एनी सीजन ऑफ द ईयर। ठीक है, किसानों को 2 साल के किसी भी मौसम में, किसी भी मौसम मतलब कहाँ पे, एनी सीजन, ठीक है, किसी भी मौसम में उगाई जाने वाली, मतलब कल्टिवेट की जाने वाली किसी भी फसल पर 2% का एक समान इक्वल 2% का एनी क्रॉप कल्टिवेट का एनी सीजन ऑफ द ईयर। ठीक है, यूनिफॉर्म एक समान, ठीक है, क्या एक समान प्रीमियम देना होगा। एक बात बताइए, हमारे यहाँ सीज़न कौन कौन से हैं क्रॉप्स के, आपको के सर खरीफ है, रबी है, जायदा है, भाई यही तो है ना हमारे यहाँ। ठीक है, रबी है, कमर्शियल है या हॉर्टिकल्चर है, ये टाइप के सब सीज़न में अलग अलग क्या होती है, क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, और हर सीज़न का, ठीक है, एक मतलब कहने का ये है कि प्रीमियम सीजन के अलग अलग होते होंगे, सबके प्रीमियम सीजन अलग अलग होते होंगे। ज़रूरी नहीं है कि सबके एक जैसे ही हो। भाई किसी को उगाने में या किसी भी जो हमारी जो क्रॉप्स हैं उनको जो प्रोडक्शन होता है वो अलग अलग लेवल पे होगा, उस और एक्सपेंडिचर अलग अलग होगा। चावल को उगाने का खर्चा कुछ और होगा, सरसों को की बुआई, कटाई, जुताई, सबका एक अलग एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो हम सबको एक साथ तो नहीं लेके चल सकते ना, कि मौसम के अकॉर्डिंग ही सबका अपना अपना एक्सपेंडिचर तय होगा। तो ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हाँ यार, एक्सट्रीमली बात की गई, क्योंकि एनी की बात है, एनी क्रॉप, एनी सीजन। ठीक है, ये तो दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, ये मैं सीधा स्टेटमेंट रॉन्ग करूँगा लॉजिक बेस पर। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट, दिस स्कीम कवर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज अराइजिंग आउट ऑफ द साइक्लोन्स एंड अनसीजनल रेन्स। भाई जो भी फसल साइक्लोन्स और अनसीजनल रेन से ख़राब हो रही है उनके लिए ये कवर करेगी। ठीक है,
हाँ भाई, क्योंकि बीमा की बात हो रही है, इंश्योरेंस, इंसान का इंश्योरेंस होता है। आप बताइए, आपका लाइफ इंश्योरेंस हुआ है, वो आप ठीक हो तो आपको इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आपका एक्सीडेंट हो जाता है, बीमार हो जाते हो, कुछ बड़ी चीज़ आपके साथ हादसा हो जाता है, तो इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, ये शर्तें होती है। तो इंश्योरेंस का पैसा कब मिलेगा? जब आपको नुकसान होगा। तो यहाँ बात वही है कि हाँ भाई, ये स्कीम कवर करेगी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अराइजिंग ऑफ द साइक्लोन एंड अनसीजनल रेन्स। यस, ये बात सही। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, फर्स्ट इज करो, फर्स्ट रॉन्ग, 2 इज द राइट, ऑप्शन बी। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में लॉन्च हुई थी, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है विद रेफरेंस स्टैंड अप स्कीम, विद रेफरेंस स्टैंड अप इंडिया स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, मैंने अभी आपको स्टार्टअप और स्टैंड अप ऊपर ही बताया था क्वेश्चन में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। क्वेश्चन बोला है कि इट पर्पस इज टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप अमंग SC ST एंड वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। जहाँ भी कभी भी स्टेटमेंट है, आपको स्टेटमेंट में SC ST वुमेन्स, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड कुछ भी आपको दिखता है स्टेटमेंट, तो वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं 95% क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। एक PYQ एनालिसिस के बेस पर मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। जब भी बच्चों से, औरतों से, SC ST से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट, माइनॉरिटी से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट बनी हुई है, तो वो 95% चांस है कि वो राइट होगी, ठीक है। तो हमने मानना यस, दिस इज राइट स्टेटमेंट, और ये है भी सही, क्योंकि स्टैंड अप स्कीम जो चलाई गई थी, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, वो SC ST और वुमेन्स को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बढ़ावा देने के लिए, इंकरेज करने के लिए चलाई गई थी, उनको प्रमोट करने के लिए, ठीक है। सेकंड, इट प्रोवाइड फॉर रिफाइनेंस, इट प्रोवाइड्स रिफाइनेंस थ्रू सिडबी के द्वारा रिफाइनेंस करने के बारे में बात की गई, ठीक है। सिडबी कौन है आप बताइए आपको, कि सर सिडबी होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक। भाई सिडबी का मान क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक की बात है, ठीक है, ये तो होता है सिडबी, ठीक है। और सिडबी एक नोडल एजेंसी भी है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। बैंक्स को रिफाइनेंस सपोर्ट भी देता है सिडबी जो है, बैंक्स को क्या दे रहा है बताओ? फाइनेंस सपोर्ट भी देता है, ये भी आपको सबको पता है, ठीक है। तो मतलब ये आंसर इज राइट, ये भी राइट है और ये भी राइट है, तो दोनों सी इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के बारे में बात की गई, कीवर्ड दे दिया, द टर्म कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इन सम टाइम न्यूज़, सी न्यूज़, ठीक है, विच फॉलोइंग द स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब, इसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है? बेस्ट मेथड से ये बताना है, कौन सी स्टेटमेंट इसको अच्छे से डिस्क्राइब करिए। देखिए एक बात बताइए, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, नाम से पता चलता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ठीक है। पहले लॉजिकल बेस पे मैं आपको करना बता देता हूँ। देखिए पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट इज़ अ नेटवर्किंग ऑफ बैंक ब्रांचेस विच enables customers to operate their accounts from any branch of the bank on its network regardless of the where they open their accounts। मतलब कहने का ये है, मान लीजिए आप मान लो आप शहर के इस कोने में रह रहे हो, इस कोने में ही एक बैंक है SBI, इसमें आपका अकाउंट है, क्या इसमें आपका अकाउंट है, ठीक है। एक बैंक शहर का इस कोने में है, ये भी SBI है, ये इसकी ब्रांच है, ठीक है। आपने अकाउंट तो यहाँ खुलवा रखा है, लेकिन आप किसी काम से रास्ते में जा रहे थे और आपको लगा कि यार मुझे मेरे अकाउंट में पैसे जमा करने हैं, मैंने एक से पैसे ले लिए हैं, लेकिन अब मुझे दूसरे शहर भी जाना है, इस शहर जाना है, और रास्ते में पड़ेगा एक SBI बैंक, बट आपका अकाउंट तो यहाँ है, यहाँ नहीं है। लेकिन कोर बैंकिंग सिस्टम ने क्या करा है कि उसने सभी एक शहर के जितने भी बैंक अकाउंट है या एक देश में जहाँ भी आपका बैंक अकाउंट है, सबको एक कंप्यूटराइज से रिलेट कर दिया। आप देश के किसी भी कोने में रहोगे, यदि आपका SBI में अकाउंट है तो आप देश के किसी भी कोने में किसी भी शहर से अपने अकाउंट में उस ब्रांच से पैसे जमा कर सकते हो, मतलब उस बैंक से पैसे जमा कर सकते हो जिसमें आपका अकाउंट है, ठीक है। तो अब आप क्या करो, आप जाते जाते आपके रास्ते में पड़ा SBI, आपने यहाँ पैसे जमा करवा दिए, ठीक है, पैसे जमा करवा दिए, सिंपल है, क्योंकि आपका अकाउंट है, जमा हो गया, क्योंकि ये अकाउंट अब रिलेटेड है किससे? कंप्यूटर से। किससे? कंप्यूटर से जुड़ गए हैं आपके अकाउंट, इसको बोलते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। सपोज दैट अब आप
ये आप ये थे आप नोएडा में थे, कहाँ थे, नोएडा में थे। अब आप आ गए कहाँ, चेन्नई में। चेन्नई में आपको यहाँ पैसे जमा करने हैं और आप एसबीआई बैंक में गए, आप पैसे जमा कर सकते हो, आप कहोगे यस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या हो गया, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। मतलब सभी कंप्यूटर में, मतलब हमारा जो अकाउंट है, जो हमारा डाटा है ना, वो जुड़ चुका है। ठीक है, सीबीएसई का मतलब ये होता है हम कहीं से भी पैसा निकाल कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं एंड स्टेटमेंट ले सकते हैं। समझ गए मेरी बात, ये होती है आपकी कोर बैंकिंग। ठीक है, मतलब कहने का, अब मैं आपको एक सिंपल सा बता देता हूँ। वैसे तो स्टेटमेंट इज फर्स्ट इज राइट, सेकंड पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज़ एफर्ट टू इंक्रीज आरबीआई कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक्स थ्रू द कंप्यूटराइजेशन। मतलब कि मतलब कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का मतलब है कि आरबीआई कंट्रोल कर सकता है ओवर द कमर्शियल बैंक, सभी कमर्शियल बैंकों को, वो भी कंप्यूटर के द्वारा। क्या ये थोड़ा एक्सट्रीम नहीं हो गया? क्या ये स्टेटमेंट आपको एक्सट्रीम नहीं लगेगी? आरबीआई अब सभी कमर्शियल बैंकों को कंट्रोल करेगा कंप्यूटराइज के द्वारा, उन पर सब पे नज़र रखेगा। दिस इज रॉन्ग, स्टेटमेंट बी इज गलत, टू इज गलत, टू इज गलत, वन इज राइट एंड वन इज राइट। अब इन दोनों में से देखना ऑप्शन थर्ड कौन सी सही है, देखते हैं। इट इज़ ए डिटेल्ड प्रोसीड्यूर बाय द विच बैंक विद ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज टेकन ओवर बाय अनदर बैंक। मतलब जो हमारे पास ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उसको एक अदर बैंक द्वारा टेक ऑफ कर लिया जाएगा। क्या ये सही लग रहा है आपको? आप कहोगे सर ये काम तो हमारा बैंक मर्जर में होता है, किसमें, या तो बैंक मर्जर करके सॉल्यूशन करोगे या रिकंस्ट्रक्शन करोगे, इंसॉल्वेंसी के द्वारा करोगे, तो स्टेटमेंट भी इज रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि बात किसकी गई है, बैंक कोर बैंक सॉल्यूशन की बात की गई है, ना कि एनपी एसेट्स की बात, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं उनको रिसोल्व करने की बात की। तो स्टेटमेंट इज थर्ड इज रॉन्ग, थर्ड, तो ए इज राइट। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो कोर बैंकिंग का मतलब आप समझ गए है ना। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन मेरा कहना मतलब क्या है आप लोगों के लिए, ये भी आप जान गए होंगे। ठीक है, नहीं जाने हैं तो मैं आपको फिर बता देता हूँ। देखिए देखिए यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। वेट, जो कोर बैंकिंग की बात की गई, कोर बैंकिंग सिस्टम सीबीसी बोलते हैं इसको, कोर बैंकिंग सिस्टम इसको सीबीसी बोलते हैं। ठीक है, मतलब बैंक का, जो हमारे बैंक है उनका कंप्यूटर सेंट्रलाइज करना। ठीक है, क्या सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम जिसको बोलते हैं, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बैंक जो है, हमारे जो बैंक है उनका सेंट्रलाइज्ड करना, उनको सेंट्रलाइज्ड करना कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा, कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, पहली बात तो ये, जिसमें सारी ब्रांचेस कनेक्ट होती हैं, जिसमें बैंक की सारी ब्रांचेस, ऑल ब्रांचेस आर कनेक्टेड। ठीक है, ध्यान रखना, और वह कनेक्टेड होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, एक ही डेटाबेस है, एक ही डेटाबेस से रियल टाइम में अपडेट मिलती रहती है, कहीं से भी आप अपना अकाउंट एक्सेस कर सकते हो, चाहे आप देश के किसी भी कोने में हो। समझ गए? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, तो आंसर इज ए। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन में चल, बोला गया है विच फॉलोइंग द बेस्ट डिस्क्राइब द एम ऑफ द ग्रीन इंडिया मिशन। ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में बात हो रही है, किस ग्रीन इंडिया मिशन। ठीक है, पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। Incorporating environmental benefits and cost into the union state budgets, thereby the implementing the green accounting। ग्रीन अकाउंटिंग, क्या ग्रीन अकाउंटिंग का मतलब ग्रीन इंडिया मिशन हो सकता है? कि आपके मन में ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में क्या सोच के रहा होगा? कहीं ना कहीं आपको सोच रहा होगा ग्रीन इंडिया मिशन या क्लाइमेट से रिलेटेड होगा, कुछ ऐसा होगा जहाँ पे हम पोल्यूशन, क्लाइमेट को जो, मतलब क्लाइमेट जो ख़राब हो रहा है ना उसको सही किया जाए। ठीक है, एयर क्वालिटी को थोड़ा अच्छी किया जाए। ठीक है, तो पोल्यूशन को कम किया जाए, तो ये ग्रीन अकाउंटिंग का मतलब नहीं है। स्टेटमेंट इज फर्स्ट गलत। सेकेंड, लॉन्चिंग द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन। सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, यार ये तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगी ना, सिंपल सी बात है। ग्रीन रेवोल्यूशन, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन तो इनहेंस एग्रीकल्चर आउटपुट्स की बात हो रही है, रॉन्ग। थर्ड पढ़ते हैं, रिस्टोरिंग एंड इन्हेंसिंग फॉरेस्ट कवर। यस, फॉरेस्ट कवर अच्छा होगा, इन्हेंस किया जाएगा तो क्लाइमेट सही होगा, पोल्यूशन कम होगा। एंड रिस्पोंडिंग क्लाइमेट चेंज बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एडेप्शन एंड मिटिगेशन मेजर्स। तो यस, ये मैच भी कर रहा है ग्रीन इंडिया मिशन से, तो थर्ड इज राइट। समझ गए मेरी बात?
आइए लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोला गया है, व्हाट इज़ द पर्पस, व्हाट इज़ द पर्पस मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट, MCLR। ठीक है, कॉन्सेप्ट MCLR। ठीक है, पहले थोड़ा सा लॉजिक पढ़ लेते हैं, मतलब आपको समझा देते हैं। यदि इसमें लॉजिक हुआ तो मैं बताऊंगा बिल्कुल बेशक, यदि नहीं हुआ तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, कॉन्सेप्ट पे बात है। ठीक है, देखिए दिस गाइडलाइंस हेल्प्स इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी इन द मैथोलॉजी फॉलो बाय द बैंक ऑफ डिटरमाइनिंग द इंटरेस्ट रेट्स ऑफ एंड एडवांस। देखिए बोला गया है MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। ठीक है, इस बारे में कहीं ना कहीं पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव बात कर रहा है कि यार ये RBI लाया है, कुछ सोच के लाया होगा ना उसने। RBI जब RBI ने अनाउंस किया है तो कुछ सोच के किया होगा ना, जिससे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ी होगी, कहीं ना कहीं तो डिटरमिनिंग ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स ऑफ एडवांस हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो बढ़ा होगा ना, इम्प्रूव हुआ होगा ना। चाहे इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी हुई हो, मैथोलॉजी फॉलो बाय द बैंक जो डिटरमिनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट है एडवांस, तो मतलब ये पॉजिटिव बात कर रहा है, कीवर्ड्स पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड स्टेटमेंट, दिस गाइडलाइंस हेल्प इंश्योर अवेलेबिलिटी टू बैंक क्रेडिट एट इंटरेस्ट रेट। देखो यहाँ भी इंटरेस्ट रेट की बात हुई है इस स्टेटमेंट में, और कहीं ना कहीं यहाँ भी इंटरेस्ट रेट की बात हुई है, तो मतलब ये आपस में क्या है, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट पे ही डिपेंड कर रहे हैं। विच आर द, मतलब इंटरेस्ट रेट इनमें कॉमन है। ठीक है, विच आर द फेयर द बोरोअर एज वेल एज द बैंक्स। ठीक है, फेयर होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब कहने का ये भी पॉजिटिव वाइब दे रही है, तो ये भी स्टेटमेंट इज राइट। मैं होता आपकी जगह, यदि मुझे MCLR का नहीं पता होता तो मैं तो C इज़ राइट मारता। ठीक है, C इज़ राइट टिक करके आता। अब बात करते हैं MCLR के बारे में ही बात कर लेते हैं, होता क्या है। देखिए MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये होता क्या है, पहली बात तो हमको ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेना चाहिए। देखिए RBI ने इसको 2016 में अनाउंस किया था, पहली बात तो ये है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, बताएगा कोई। देखिए इसका पर्पस था कि भाई देखो सिंपल है, जो बैंक है वो जो, देखो इसका पर्पस क्या था मैं बता रहा हूँ, सिंपल बात। देखिए RBI है, ये हमारे बैंक है, ये हमारी जनता है। ये कौन है, हमारी जनता। बैंक किससे लोन लेता है, आप कहोगे सर RBI से। और RBI बैंकों को लोन किस रेट पे देता है, आप कहोगे सर बैंक रेट पर। ठीक है भाई, वो बैंक रेट कहलाती है। ठीक है, और क्या हेल्प करता है, आप कहोगे सर रेपो रेट पर। किस पे, रेपो रेट पर। जिस इंटरेस्ट पर लोन दिया जा रहा है वो इंटरेस्ट रेट कहलाती है, सीधी सी बात है, बैंक रेट। ठीक है, और बैंक लोन लेता है किससे, रेपो रेट पे ही तो लेगा ना, रेपो रेट बेस पे लेगा, सिंपल बात। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हो। अब एक बात बताइए, जब हम अपनी, मान लो RBI बोलता है ठीक है भाई बैंक में तेरे को ना 2% पे लोन दे रहा हूँ, किस पे दे रहा हूँ, 2% पे इंटरेस्ट पे लोन दे रहा हूँ, रेपो रेट पे दे रहा हूँ। ठीक है, कितनी, 2%। ठीक है, तो बैंक को भी जब कम रेट पर लोन मिल रहा है RBI से, तो बैंक को भी अपने कस्टमर को जो लोन देना होगा वो किस पे देना होगा, उसके जो रेपो रेट पर उसको लोन मिला है उसी के बेस पे देना होगा। मतलब यह उससे 1% ज़्यादा रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसने भी रखा ठीक है भाई, मैं भी, आपने, आप पहले मेरे को जो RBI है पहले वो 5% पे दे रहा था, कितने पे, 5% पे बैंकों को रेपो रेट पे लोन दे रहा था, लेकिन उसने 2% कर दी। तो इसको भी कम करना होगा। ये भी पहले बैंक कस्टमर्स को जो है मान के चलो 5% या 8% पर लोन दे रहा था, लेकिन जब RBI ने लोन की दर कम कर दी है तो बैंक को भी क्या करना होगा, कस्टमर्स को जिस पर लोन देगा वो भी रेट क्या होगी, कम करनी होगी। ये भी क्या करेगा, 5-8% से ये भी कर देगा भाई हाँ 3% पे दे रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो। मतलब कहने का ये है, जब RBI रेट कम करता है लोन देने की बैंक को, तो बैंक को भी अपनी रेट कम करनी होगी, इंटरेस्ट रेट कम करनी होगी, जिस रेट पर वो कस्टमर को लोन देता है। यही होता है हमारा MCLR के बारे में बात होती है। ठीक है, ध्यान रखें आप इस बात के बारे में। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, पहले बैंक क्या आता था, चोरी करता था। यदि RBI ने रेट कम कर दिया है ना, तो बैंक अपनी रेट कम नहीं करता था, वो उसकी जुगतू रखता था या उसको बढ़ा देता था। ठीक है, लेकिन RBI ने कहा भाई अब से ऐसा नहीं होगा, इसलिए लाया है MCLR का कॉन्सेप्ट। अब बात समझ में आ गई।
MCLR कॉन्सेप्ट क्या होगा, इससे क्या होगा, MCLR कॉन्सेप्ट से क्या होगा, ठीक है। किस किस पर काम करता है MCLR करता है लाइक मार्जिनल कॉस्ट पर, रेपो रेट पर, ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर एंड CRR कॉस्ट पर। ये काम, इस पे काम करता है हमारा MCLR, ध्यान रखना, ठीक है ये, ठीक है। तो स्टेटमेंट इज राइट, स्टेटमेंट जो फर्स्ट है हमारी, है ना, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव कर रही है, क्या कर रही है, ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव कर रही है, इसलिए लाया गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट होगी, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है हमारी, ठीक है, क्योंकि बोरोस को जो है सस्ता लोन्स मिलेगा, ठीक है, एज वेल एज द बैंक्स रेट भी अच्छा मिलेगा, प्रॉपर मार्जिन होगी, दोनों को बैलेंस रखना होगा, ठीक है। तो दोनों इस स्टेटमेंट इज सी इज राइट, ठीक है। MCLR भी आप समझ गए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है व्हाट इज आर द पर्पस गवर्नमेंट्स सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। दो स्कीम्स की बात की गई है, गोल्ड सोवरेन बॉन्ड की बात की गई है, ठीक है, SGB की बात की गई है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात की गई है, प्लस GMS की बात की गई है, मतलब ग्लोबल मोनेटाइजेशन स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ये दो गोल्ड की स्कीम्स के बारे में बात की गई है। इन स्कीम का मोटिव क्या है, ठीक है, इनका मोटिव ये था कि भाई देखो ऐसा है, जो हमारे घर पर गोल्ड है, महिलाओं के रखे हुए गोल्ड हैं, ठीक है, वो रखे हुए हैं, वो सिर्फ रखे हुए हैं, ठीक है, उससे कुछ भी उस पर फ़ायदा नहीं हो रहा है, ना तो इंटरेस्ट मिल रहा है, ना ही कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो ये दो स्कीम इसलिए लाई थी कि भाई इंडियन हाउस होल्ड, जो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, के पास जो पड़ा हुआ गोल्ड है, जो गोल्ड है इंडियन हाउस होल्ड्स के पास, ठीक है, उसको प्रोडक्टिव बनाना, क्या करना, उसको प्रोडक्टिव बनाना है, ठीक है, पहली बात तो ये है, ठीक है। और इकोनॉमी पर प्रेशर कम करना है, क्या, इकोनॉमी पर प्रेशर कम करना है, मतलब जो हम गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे देश में गोल्ड इतना है फिर भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो गोल्ड यूज़ में नहीं आ रहा है, वो घरों में पड़ा है, हम उसको क्या करें, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब इकोनॉमी पर जो प्रेशर है उसको कम करना, क्या करना, कम करना है, ठीक है। ये दो स्कीम इस बारे में आई, ठीक है। चलिए एक और बात, जो हमारी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, ये इसलिए है कि लोग जो हैं, जो पीपल हैं, जो हमारे पीपल्स हैं, इनके पास जो गोल्ड है, जो घर में रखा हुआ है, वे जाइए बैंक में गोल्ड रखिए। कहाँ रखिए, अपना गोल्ड किसके पे रखिए, बैंक पे रखिए। बैंक इस पे आपको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये अब आपका जो गोल्ड है, जो लोगों के पास गोल्ड है, जब आप इसको बैंक में रखोगे और इंटरेस्ट आपको मिलेगा, तो ये किस में शामिल हो गया, ये हमारे इकोनॉमी के सर्कुलेशन में शामिल हो गया, इकोनॉमी के पार्ट में शामिल हो गया, ठीक है। ये बात आप समझ गए। सेकेंडली बात, जो आपका SGB स्कीम है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है, ये बोलती है कि आप भाई फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, चाहे फिजिकल गोल्ड में, ठीक है, वो मत खरीदिए, उसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अब आप एक काम कीजिए, अब गोल्ड के रेट पर ही जो बॉन्ड है, जो गोल्ड के रेट पे हमने ये बॉन्ड निकाला है, इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, समझ रहे हो। आप मान लो आप 2 तोले का सोना लेके आए, और वो 2 तोले का सोना आपको मान के चलो पड़ा 2 लाख का, कितने का, 2 लाख का सोना बनाया, आपने घर में रख लिया, उस पर कोई ब्याज वगैरह तो नहीं मिल रहा, लेकिन यदि इसी 2 तोले सोने को आप GMC, जिसको बोलते हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत बैंक में रख दें, तो इस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। या 2 लाख का तोले का सोना लेने की जगह हम 2 लाख का गोल्ड बॉन्ड ले लें, तो इस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। बैंक में रख दोगे, सेफ्टी रहेगी, चोरी का डर नहीं रहेगा, सबसे बढ़िया बात, और इकोनॉमी में सर्कुलेशन हो जाएंगे दोनों बॉन्ड्स, ठीक है। तो आइए अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स में। टू ब्रिंग द आइडल गोल्ड लेइंग विद द इंडियन हाउस होल्ड इन टू द इकोनॉमी, येस, इकोनॉमी में उसको लाना, ये दोनों स्कीम का मतलब है, ठीक है। जो घर गोल्ड है, जो हाउस होल्ड वाला गोल्ड है, उसको इकोनॉमी में लाना है। टू प्रमोट FDI इन द गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर, भाई FDI का इससे क्या मतलब है, डायरेक्ट लिंक कुछ नहीं बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो मतलब FDI पॉलिसी एक अलग पॉलिसी होती है। तो स्टेटमेंट दो इज रॉन्ग, हमारे पास A और E, मतलब सॉरी C स्टेटमेंट पड़ा है। थर्ड स्टेटमेंट, टू रिड्यूस इंडिया डिपेंडेंस ऑन द गोल्ड इम्पोर्ट, येस, दिस इज़ राइट। भाई ये स्टेटमेंट राइट क्यों है, एक बार बताइए। अब हमारे घर पे इतना सारा गोल्ड है, तो हमें तो
वो इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं हो रहा, इकोनॉमी में वो सर्कुलेट नहीं हो रहा है, तो हम इम्पोर्ट ही तो करेंगे ना भाई, हमारा तो इम्पोर्ट बढ़ेगा, अब क्या करें, समझ रहे हो ना। तो मतलब कहने का ये है, हमारा जो इम्पोर्ट है गोल्ड को लेकर, उसको कम करने के लिए हम स्कीम लाए हैं, क्योंकि जो भी घर में हाउस होल्ड में रखा जो गोल्ड है वो इन दो स्कीम के तहत इकोनॉमी के सर्कुलेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब राइट स्टेटमेंट इज थर्ड एंड फर्स्ट, तो स्टेटमेंट सी इज़ राइट, सी इज़ राइट, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है, और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर अच्छा लगा हो। प्लीज़ हमारे CSC गुरुकुल चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इसमें आप लोगों की हेल्प चाहिए काफ़ी। ये नया इनिशिएटिव जो हम लाए हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें सब चीज़ प्योरेस्ट से हम इंक्रीज़ कर रहे हैं आप लोगों के लिए। सेकेंडली बात, जल्द ही मैं इकोनॉमी का आप लोगों के लिए, इकोनॉमी का मैंने कल भी अनाउंसमेंट किया था कि करंट अफेयर लाने वाला हूँ, ठीक है। ये करंट अफेयर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला जो पार्ट होगा हमारा, फर्स्ट पार्ट जो होगा वो आपके मार्च 2025 से लेके नवंबर 2025 तक का रहेगा। सेकंड पार्ट आपका दिसंबर 2025 से लेके मार्च 2026 तक का रहेगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट में कीजिए। PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, गुड नाइट आप सभी को।